गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट की थी, उसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। तो सेकंड लेक्चर आज हम करेंगे। याद हो आपको कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब तक हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। लास्ट टाइम में मैं डबल साल्ट और कम्प्लेक्स आयन उसके बीच में डिफरेंस किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स आयन की क्लासिफिकेशन की थी। तो पूरे यूनिट को हमने 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ था। जो फर्स्ट पार्ट था इसका, उसका नाम था ट्रम यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड। जो सेकंड पार्ट इसका आता था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है इसमें, वह है नोमेनक्लेचर। जो थर्ड पार्ट है थ्योरी आती है, इसके अंदर 3 थ्योरी हम पढ़ेंगे और वो शायद आपको याद भी हो, नाम भी याद करने थे आपने उसके। वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट इसका आता है वो है आइसोमेरिज्म, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में जो हमने किया था वो था बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। तो इंट्रोडक्शन के बाद, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट और कम्प्लेक्स आयन के बाद, आज हम इस यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे। यानी जो आज हम करेंगे वो है टर्म यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि इसके अंदर कौन कौन सी टर्म है जो हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो मान लीजिए कि इसको हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं और फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं हम इसको। फर्स्ट पार्ट है टर्म यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कौन कौन सी टर्म है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लेते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका नाम भी हम करेंगे, नोमेनक्लेचर भी हम करेंगे। लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी टर्म हमने करनी है इसके अंदर। तो याद रखना आप कि जो पहले वाला पार्ट है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो पहले वाला पार्ट है उसको आप कैटायनिक पार्ट बोलोगे, कैटायनिक। और जो लास्ट वाला पार्ट है वो पार्ट होता है आपका एनायनिक। यानी जो कैटायनिक पार्ट है फिर ये क्या आपका एनायनिक पार्ट। फिर क्या है कि जो टर्म इसके अंदर यूज होती है वो देखो आप कौन सी है। जो ब्रैकेट वाला, जो कंप्लीट ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को आप बोल दोगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेकंड, ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम। फिर जो सेंट्रल मेटल एटम के बाद जो एलिमेंट या कंपाउंड कुछ बचता है तो ये कहलाते हैं आपके लिगेंड्स। फिर कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो लास्ट का पार्ट है जो ब्रैकेट से बाहर है ये कहलाता है आपका काउंटर आयन। तो ये ज़्यादातर जो ये टर्म है ये यूज होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी टर्म है। तो मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिख लेता हूँ दोबारा इसको, CONH3 और Cl3। ब्रैकेट वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फर्स्ट एलिमेंट है सेंट्रल मेटल एटम, फिर लिगेंड्स, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर और यह है काउंटर आयन। तो इसके अंदर जो फर्स्ट हम लेके चलते हैं वो है सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम है क्या चीज़। असल में जो सेंट्रल मेटल एटम है, अगर नंबर ऑफ एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स अगर किसी मेटल के साथ जुड़ते हैं बाय ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उस मेटल को हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो नंबर ऑफ
एटम, एटम्स और आयंस, एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स linked to metal atom by coordinate bond, that metal is known as सेंट्रल मेटल एटम। तो वो मेटल जिस मेटल के साथ, यानी कि वो मेटल जिस मेटल के साथ नंबर ऑफ एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, तो वो मेटल आपकी क्या कहलाती है? सेंट्रल मेटल एटम कहलाती है। जो सेंट्रल मेटल एटम है मोस्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम हम जो यूज करते हैं वो है डी ब्लॉक की। मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट हैं जो किसका काम करते हैं? वो सेंट्रल मेटल एटम का काम करते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन लेता है किससे? लिगेंड्स से। यानी कि ये काम किसका करता है? जो सेंट्रल मेटल एटम है ये काम करता है इलेक्ट्रॉन लेने का, यानी कि एक्सेप्टर। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या कहलाता है? लेविस एसिड। अब हम दोबारा बताता हूँ मैं इसके बारे में कि जो सेंट्रल मेटल एटम है किसके साथ जुड़ी होती है? लिगेंड्स के साथ। ये क्या करती है कि इलेक्ट्रॉन लेती है किससे? लिगेंड्स से। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है एक्सेप्टर वो क्या कहलाता है? लेविस एसिड। तो जो सेंट्रल मेटल एटम मोस्टली कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं? वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। और वो मोस्टली जो फर्स्ट डी सीरीज है, यानी कि 3D सीरीज के, और भी हम ले लेते हैं प्लेटिनम या फिर पैलेडियम या फिर सिल्वर, तो ये भी किसका काम करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम का काम करते हैं। लेकिन मोस्टली 3D सीरीज वो किसका काम करते हैं? वो सेंट्रल मेटल एटम का काम करते हैं। तो ये फर्स्ट जो आपकी टर्म है जो हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। अब है सेकंड जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है लिगेंड्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप जानते हो कि लिगेंड्स कौन से हैं? जो कि इस मेटल के साथ जुड़े हुए हैं और बॉन्ड होता है इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं पहले इसके अंदर कि नंबर ऑफ, वैसे ही डेफिनेशन है जैसे हमने सेंट्रल मेटल एटम की पढ़ी थी, उसमें सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बताया था, इसमें लिगेंड्स है। सेम डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स दैट लिंक्ड टू मेटल एटम। अब हम जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? सेंट्रल मेटल एटम बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो नंबर ऑफ एटम क्या कहलाते हैं? लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या? नंबर ऑफ एटम, आयंस और मोलिक्यूल्स दैट लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम है। या यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं दोज नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मोलिक्यूल्स that link to the metal atom या central metal atom by coordinate bond is known as ligands। तो उसको आप क्या बोलोगे? लिगेंड्स बोलोगे। अब हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, ये बात भी हम जानते हैं कि जो लिगेंड्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं। यानी कि जब सेंट्रल मेटल एटम किसका काम करता था? ये काम करता था लेविस एसिड का। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो काम करेगा लेविस बेस का। तो जो लिगेंड्स है वो किसका काम करेगा? लेविस बेस का काम यहाँ पर करता है। जो लिगेंड्स है, अब हम लिगेंड्स के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं कि अलग अलग टाइप के हम लिगेंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन जो लिगेंड्स आपके सिंपल भी हो सकते हैं, सिंपल है, स्मॉल भी हो सकते हैं लिगेंड्स। मान लिया कि सिंपल
H2O स्मॉल यानी कि क्लोराइड या क्लोरीन के बारे में हम बात करेंगे। क्लोराइड ये लार्ज भी हो सकते हैं। एक हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि लिगेंड्स पढ़ेंगे EN, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। EN इथाइलिन डाईएमीन, थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे इसको। और ये मैक्रोमोलिक्यूल भी हो सकते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल यानी काफ़ी बड़े, जैसे कि प्रोटीन, ये प्रोटीन भी हो सकते हैं। जो लिगेंड्स हैं सिंपल भी है, स्मॉल भी है, लार्ज भी है, मैक्रोमोलिक्यूल भी है। मोस्टली जो लिगेंड्स के अंदर जो डोनर एटम होता है, डोनर एटम यानी कि मोस्टली डोनर एटम प्रेजेंट इन द लिगेंड्स। लिगेंड्स में जो डोनर एटम होता है मोस्टली वो कौन सा होता है? वो होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो मोस्टली केस में, मोस्टली लिगेंड्स में किसका काम करता है? वो डोनर एटम का काम करता है। उसके बाद एक नेसेसरी कंडीशन भी हम पढ़ते हैं इसकी लिगेंड्स की, कि नेसेसरी कंडीशन क्या है, यानी कि कोई भी एटम, आयंस या मॉलिक्यूल वो लिगेंड्स का काम कब करेगा? जब उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मोस्टली केस में। या फिर नेसेसरी कंडीशन क्या है कि लिगेंड्स हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेसेसरी कंडीशन है कि लिगेंड्स है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तभी वो किसका काम करता है? वो कोई भी एटम, आयंस या मॉलिक्यूल किसका काम करता है? वो लिगेंड्स का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स, जो लिगेंड्स हैं यहाँ पर हम 4 टाइप में डिवाइड कर देंगे। नंबर जो फर्स्ट है वो है क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ द लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि चार्ज के बेस पे हम जो लिगेंड्स हैं उसको क्लासिफाइड या इसकी टाइप हम बताएंगे। तो फर्स्ट है इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स, यानी कि ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मैं 1-2 एग्जांपल लेता हूँ। मान लिया कि जैसे कि Cl नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है, फिर NO3 नेगेटिव, तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स है। यहाँ पर देखो आप कि जो हैलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन है, आप इनका नाम जानते हो। मोस्टली केस में क्या होता है कि अगर कोई भी लिगेंड्स है जिसके नाम के बाद में आइड आता है, तो आइड को हटा के हम IDO जोड़ देंगे। और ये ऐसे होते हैं आइड वाले जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। मोस्टली ऑक्सीजन एब्सेंट, इनके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता, तो उसके नाम के बाद में क्या आता है? ज़्यादातर आइड। और क्या होता है कि जब हम उसको लिगेंड्स के रूप में लिखते हैं तो आइड हटा के हम क्या जोड़ देंगे? आइडो जोड़ देंगे। क्या होता है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स है इसकी एक कंडीशन है कि जब भी आप किसी भी नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट को, ग्रुप या किसी को भी आप लिखोगे तो उसका जो एंड करोगे उसके नाम के बाद में क्या लगा दोगे? ओ लगा दोगे। मान लिया कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि फ्लोरीन है, आप इसको फ्लोराइड बोलते हो, लेकिन एज ए लिगेंड्स ये किसका काम करेगा? इसको आप क्या बोलोगे? फ्लोराइडो, यानी कि आइडो हम लगा देंगे, फ्लोराइडो। तो क्लोरीन है, मान लिया कि मैं क्लोरीन ले लेता हूँ, क्लोरीन है तो आप इसको क्या बोलोगे? क्लोराइडो। तो ये आइडो हम लगा लेते हैं अगर किसी भी नाम के अंदर आइड लगता है तो, या फिर कोई भी आपका नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स है तो उसका जो एंड होगा वो ओ से होगा। उसके बाद है फिर, या हम एक लाइन भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि एनायन
कोई भी एनायन है, अगर उसके बाद में आइड लगता है तो आइड हटा के हम क्या लगा देंगे, आइडो लगा देंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। फिर सेकंड आता है यहाँ पर, फिर न्यूट्रल। बी पार्ट है, यहाँ पर है न्यूट्रल लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे कि H2O, NH3, ये हमारा CO, ये सारे के सारे कैसे हैं, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो नेगेटिव और ना पॉजिटिव, लेकिन ये किसका काम करते हैं, लिगेंड्स का काम करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो इनका नाम होता है वही नाम हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिखते हैं, एक दो स्पेशल केस को छोड़कर। उसके बाद जो थर्ड टाइप के लिगेंड्स आते हैं यहाँ पर इसी के बेस पे, वो C है, वो है पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स इंपॉर्टेंट है ये भी। ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके नाम के बाद में क्या जुड़ जाता है, EM। मान लिया मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, NH2 NH3 पॉजिटिव, तो इसको हम बोल देंगे हाइड्रोजीनियम आयन, यानी कि EM उसके नाम के बाद में जुड़ जाता है। मान लिया कि मेरे पास क्लोरीन है तो क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, यानी कोई भी अगर पॉजिटिवली चार्ज आपके पास लिगेंड्स है तो उसके नाम के बाद में आप क्या लिख दोगे, EM आप जोड़ देते हो। तो हम फर्स्ट केस था आपके पास कि ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज के बेस पे हम इसको 3 टाइप में हम डिवाइड करते हैं कि ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, और ऐसे लिगेंड्स जो आपके कैसे हैं, न्यूट्रल। नेगेटिव वाले लिगेंड्स के बाद में क्या जुड़ता है, O, पॉजिटिव वाले में क्या जुड़ता है, EM, और ये वैसे लिखे जाते हैं जो इसका नाम है, एक तो स्पेशल केस को छोड़कर। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिस्टी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिस्टी, कि डेंटिस्टी के बेस पे हम जो लिगेंड्स है उसको कितने टाइप में हम डिवाइड करेंगे। पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डेंटिस्टी की। डेंटिस्टी क्या है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग या लिजेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन द लिगेंड्स, कि लिगेंड्स में कितने ऐसे ग्रुप या एटम है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि एग्जैक्ट अगर हम बोलें, मान लिया कि मेरे पास कोई मेटल है और ये कोई लिगेंड्स है, अगर ये सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी होगी। अगर मान लिया कि कोई ऐसा लिगेंड्स है जो इसके साथ 2 बॉन्ड बनाता है, अगर एक बॉन्ड बनाता है तो उसको आप मोनोडेंटेट बोल दोगे, अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो उसको आप क्या बोल दोगे, डाइडेंटेट आप उसको बोल दोगे। तो उसके बेस पे, डेंटिस्टी के बेस पे, डेंटिस्टी क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग या लिजेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन द लिगेंड्स, तो उसके बेस पे हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं इसको, हम 6 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर लेते हैं और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट हम ले लेते हैं मोनोडेंटेट, एक आएगा डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, फिर टेट्राडेंटेट, फिर पेंटा, हेक्सा। तो इस प्रकार ये 6 टाइप के आपके इसके अंदर आप पढ़ोगे जो डेंटिस्टी के बेस पे है। मोनोडेंटेट यानी कि ऐसा लिगेंड जो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसको आप क्या बोल दोगे, मोनोडेंटेट आप बोल दोगे। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे के सारे आपके कौन से हैं, मोनोडेंटेट है। या फिर कुछ एक और एग्जांपल है, ध्यान से करना, हम लिंक करके चलेंगे एक को दूसरे के साथ। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि NH3 है,
इसको आप एमाइन बोलोगे। और इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा लेता हूँ, तो इसको आप बोलोगे एमाइड, या फिर उसके रूप में लिगेंड्स के रूप में एमाइडो। फिर NH2 नेगेटिव, इसको आप बोलोगे आइमाइडो। क्लियर है? तो ये हमारे सारे के सारे कैसे हैं, मोनोडेंटेट है। उसी प्रकार और एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लिया कि जो CN है वो क्या कहलाएगा, साइनाइडो। साइनाइडो, तो ये भी हैं। फिर और एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया कि O2 है या फिर O2, ऑक्सो हम बोलेंगे इसको, ऑक्साइड है वैसे इसको, लेकिन एज ए लिगेंड्स हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सो। O2 नेगेटिव है, इसको आप बोलोगे पर ऑक्सो। और फिर जो थर्ड आता है वो आता है O2 नेगेटिव है, इसको आप बोल दोगे सुपर ऑक्सो। उसी प्रकार और एग्जाम्पल है SO4, या फिर यहाँ से ले लेते हैं हम S2 नेगेटिव, इसको आप बोलते हो सल्फाइड या सल्फाइडो। और SO3 नेगेटिव है, इसको आप क्या बोलोगे, सल्फाइट या सल्फाइटो। और SO4 नेगेटिव है, इसको आप क्या बोल देते हो, सल्फेट या सल्फेटो। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे कि जो मोनोडेंटेट है उसके कुछ नाम हम याद कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हाइड्राइड आयन है या एसीटेट आयन है, तो वे सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, मोनोडेंटेट कहलाएंगे। फिर H2O भी ले लेते हैं हम, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, मोनोडेंटेट हैं। उसके बाद सेकंड आता है इसमें, मोनोडेंटेट के बाद सेकंड है, और वो है बाईडेंटेट, यानी कि ऐसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, बाईडेंटेट, या फिर हम क्या बोल देंगे उसको, बाईडेंटेट या फिर डाईडेंटेट हम उसको बोल देते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है EN, इसको आप बोलते हो इथाइलिन डायमाइन, या फिर एक और नाम है इथेन 1,2-डायमाइन। और बनता कैसे है ये, CH2 NH2 और NH2। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये अपने दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देते हैं और दो बॉन्ड बनाते हैं, तो जिस कारण क्या होता है कि ये बाईडेंटेट कहलाता है। तो इसका नाम क्या हमने पढ़ लिया, इथाइलिन डायमाइन, जो कि एक बाईडेंटेट का काम करता है। और एग्जाम्पल है यहाँ पर, एक एग्जाम्पल है ग्लाइसिन का, फार्मूला शायद आप जानते हो, CnH2, ग्लाइसिनेटो हम इसको बोल देंगे एज ए लिगेंड्स के रूप में। जब आप इसको लिखोगे तो ग्लाइसिनेटो आप इसको बोल दोगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर आता है, वो है DMG, डाईमिथाइल ग्लाइओक्साइम, जो इसका जो काफ़ी बार ये पेपर के अंदर आ चुका है, डाईमिथाइल ग्लाइओक्साइम। तो इसका जो फार्मूला हम इसमें लिखते हैं वो है C+ON और यहाँ पर C+NOH, यहाँ पर बॉन्ड। तो इसका जो नाम है वो नाम क्या है, डाईमिथाइल ग्लाइओक्साइम या फिर डाईमिथाइल ग्लाइओक्सामेटो। तो इस प्रकार ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लेकिन जो DMG है मोस्टली इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है या ज़्यादातर ये किसके अंदर काम करता है, ये निकल के अंदर काम करता है। या निकल इसमें क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम का यहाँ पर निकल काम करता है। और भी कई सारे एग्जाम्पल इसके अंदर आ सकते हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है ऑक्जिलेटो, यानी कि COO नेगेटिव। ये आपका क्या कहलाता है, ऑक्जिलेटो। काफ़ी बार आता है पेपर के अंदर है।
तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, बाइडेंटेट। यानी कि बाइडेंटेट क्या है कि वो लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो बॉन्ड बनाएंगे वो क्या कहलाते हैं आपके, बाइडेंटेट। और बाइडेंटेट को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, वो आपके कहलाते हैं एक सिमेट्रिकल और एक कहलाता है अनसिमेट्रिकल। यानी कि जो इथाइलिन डायमीन है, इथाइलिन डायमीन, अगर मैं इसको बीच में से काट देता हूं तो ये आपका कैसा है, ये आपका सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। तो ये सिमेट्रिकल है। जबकि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं ग्लाइसिनेटो का, इसको हम दो पार्ट के अंदर, इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। ये आपका कौन सा है, अनसिमेट्रिकल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात और यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट क्या करता है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो बॉन्ड बनाता है, और वो कई बार क्या करता है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़कर 5 या 6 मेंबर्ड की रिंग बना लेता है। वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर सी है, वो है ट्राइडेंटेट। एक एग्जाम्पल किया था हमने इथाइलिन डायमीन, ये वाला एग्जाम्पल, और इसी एग्जाम्पल से हम बाकी सारे के सारे करेंगे। इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन, जो कि एक बाइडेंटेट है। अब मान लिया कि मैं यहाँ से, मैं इसको इस प्रकार लिख लेता हूँ कि NH2 CH2 CH2 NH, यहाँ पे एक H हटा के दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, यानी कि CH2 CH2 और NH2। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये एक ट्राइडेंटेट है। और इसका नाम क्या है, नाम देखो आप इसका कि दो इथाइलिन है, यानी कि डाई इथाइलिन, और एमाइन कितने हैं यहाँ पर, जो कि एक डोनर एटम का काम करते हैं, ट्राई एमाइन। तो ये कौन सा आपका ट्राइडेंटेट। उसी प्रकार अगर मैं एक और बढ़ा देता हूं, वो कौन सा कहलाएगा आपका, टेट्राडेंटेट। कि मैं एक और H हटा के अगर दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूं, CH2 CH2 और NH2, तो इसमें अब इसका नाम क्या हो जाता है, 1 2 3, यानी कि ट्राई इथाइलिन, 1 2 3 4 टेट्रा एमाइन। तो ये नाम हो जाता है इसका। तो अब हम बात कर रहे थे कि डेंटिस्ट्री के बेस पे जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स को हम डिवाइड करते हैं क्या, कैसे कैसे, एक है मोनोडेंटेट, फिर डाइडेंटेट, फिर ट्राइडेंटेट, फिर टेट्राडेंटेट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पेंटाडेंटेट। वो भी हम इसी से, जो कि हमने शुरू में बनाया था इथाइलिन डाइअमाइन, उसी से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। फार्मूला क्या था वो कि NH2 CH2 CH2 और NH2। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पेंटाडेंटेट की। ये ई वाला पार्ट है। तो क्या कहता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा लेते हैं हम, इस प्रकार लिख देता हूँ मैं इसको, CH2 CH2 NH2 और NH2। तो हाइड्रोजन हटा लेता हूँ मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, एक HCOO नेगेटिव। तो इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट, इसका नाम है EDTA, जिसके ऊपर चार्ज क्या है, -3, और पूरा नाम क्या है, इथाइलिन डायमीन और ट्राई एसीटेट। और इसके अंदर जो डोनर एटम है वो 1 2 3 4 5
5 है जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ेंगे और उसको हम क्या बोल देंगे, पेंटाडेंटेट। इसी प्रकार एक लास्ट का है वो हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट जो हेक्साडेंटेट है वो भी हम इसी से बनाएंगे कि CH2N COO नेगेटिव और COO नेगेटिव। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। इसको भी आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, EDTA। लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितना आता है, -4, और उसके ऊपर चार्ज कितना था, -3। और इसमें डोनर एटम कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो जिस कारण ये क्या कहलाता है आपका हेक्साडेंटेट। तो इस प्रकार हम ऑन द बेसिस ऑफ द डेंटिस्टी कि डेंटिस्टी के बेस पे हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं उसको, 6 टाइप के अंदर। और वो कौन कौन से टाइप थे आपके, मोनोडेंटेट, फिर डाइडेंटेट, फिर ट्राइडेंटेट, फिर टेट्रा, फिर पेंटा, और फिर लास्ट में आपका कौन सा था, हेक्साडेंटेट। अब हम इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल बिहेवियर। जो थर्ड टाइप आपकी आती है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल बिहेवियर। इसमें हम 4 टाइप के पढ़ेंगे। अब वो 4 टाइप आपकी कौन सी है मैं पहले लिखवा देता हूं। एक आएगा यहां पर चिलेशन या चिलेटिंग लीजेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर हम पढ़ेंगे फ्लैक्सिबल लीजेंट। जो थर्ड है वो है एम्बिडेंट लीजेंट, और जो फोर्थ है वो है ब्रीजिंग लीजेंट। तो ये 4 टाइप के हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो स्पेशल बिहेवियर के कारण है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर भी आते हैं। चिलेशन वाला है, एम्बिडेंट है, काफ़ी बार आएगा, और ब्रीजिंग लीजेंट के कुछ फार्मूले आते हैं जो हमने लिखने होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर भी हम करते हैं। तो मैं फर्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पर चिलेटिंग लीजेंट। तो चिलेटिंग लीजेंट है कौन से, ऐसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ है, यानी कि ऐसे बाई या ट्राइडेंटेट लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ इस प्रकार जुड़ते हैं कि उसके साथ 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स हम उसको बोलते हैं। दोबारा कि ऐसे लिगेंड्स यानी ऐसे बाई या ट्राइडेंटेट लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ इस प्रकार जुड़ते हैं कि वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बना लेते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, चिलेटिंग लीजेंड बोलते हो। मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ कि दोज बाई और ट्राइडेंटेट लीजेंड, दोज बाई और ट्राइडेंटेट लिगेंड्स which joined या फिर linked with central metal atom in such a way that they form 5 or 6 membered ring। तो वो कंपाउंड या एटम या लिगेंड्स क्या कहलाएंगे, आपके चिलेटिंग लिगेंड्स कहलाएंगे। जो जिन कंपाउंड के अंदर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर चिलेटिंग रिंग बनती है, वो कंपाउंड आपके कैसे कहलाएंगे, चिलेटिंग कंपाउंड कहलाएंगे। और जो प्रोसेस है वो आपकी क्या कहलाएगी, चिलेशन कहलाएगी। अब क्या होता है कि जिन कंपाउंड के अंदर चिलेटिंग रिंग प्रेजेंट होती हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर मोनोडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट है। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहूँ चिलेशन की,
या कुछ पॉइंट मैं इसके लिखता हूँ, यानी कि चिलेटिंग रिंग containing complex are more stable than compound containing monodentate। यानी कि ऐसे लिगेंड्स या ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर चिलेटिंग रिंग प्रेजेंट है तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू वो कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ मोनोडेंटेट है। और जो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई 5 मेंबर्ड रिंग है और उसके अंदर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो वो कंपाउंड स्टेबल है। यानी कि 5 और 5 मेंबर्ड रिंग, 5 membered ring are more stable if it does not have pi bond। मतलब कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अंदर चिलेटिंग रिंग प्रेजेंट है और वो 5 मेंबर की रिंग बनाते हैं, लेकिन जो 5 मेंबर की जो रिंग है उसके अंदर कोई पाई बॉन्ड मौजूद नहीं होता। और लेकिन अगर कोई 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है तो उसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल। यानी कि जो पाई बॉन्ड है 5 मेंबर की रिंग में नहीं होता, 6 मेंबर की रिंग अगर पाई बॉन्ड बनाती है तो वो स्टेबल हो जाता है। फिर जो काम है या यूज आते हैं इसके, जो चिलेटिंग है या चिलेटिंग जो कंपाउंड है आपके जिनके अंदर चिलेशन मौजूद होती है तो काम आते हैं यूजेज है वाटर प्यूरिफिकेशन में, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के अंदर हम चिलेशन यूज करते हैं, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जैसे कि निकल, उसके अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर चिलेटिंग कंपाउंड है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू वे कंपाउंड जिनके अंदर चिलेटिंग रिंग प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एक और बात आती है यहाँ पर, मान लीजिए कि मैं इस प्रकार बना देता हूँ कि ये सेंट्रल मेटल एटम है और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इथाइलिन डाइएमीन। ये इथाइलिन डाइएमीन है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग बनाता है। और कितने पॉइंट आगे इसके अंदर है, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है इसकी स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू दूसरे कंपाउंड जिसके अंदर ये मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और हम लिखेंगे कि ऐसे कंपाउंड, यानी कि मैं सिर्फ ये बात बताता हूँ आपको कि वे कंपाउंड या वो लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग बनाता है, तो अगर उसके पास स्मॉल एटम है, एटम या ग्रुप है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, हाईली स्टेबल है, ये हाईली स्टेबल होगा। लेकिन अगर ये ग्रुप जो इसके साथ जुड़े होते हैं, मान लिया मैं इन ग्रुप की बात कर रहा हूँ, अगर ये स्मॉल है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, अगर ये लार्ज हैं तो ये अनस्टेबल हैं ड्यू टू हिंड्रेंस। तो हम बात कर, मैं सिर्फ ये बात बताता हूँ यहाँ पर कि चिलेशन होने के बावजूद भी अगर चिलेटिंग कंपाउंड या चिलेटिंग लिगेंड्स के पास बल्की ग्रुप है तो बल्की ग्रुप वाले जो कंपाउंड बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू वो कंपाउंड जिनके अंदर स्मॉल ग्रुप होंगे। तो जो छोटा ग्रुप है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा एज कंपेयर टू जो बड़ा ग्रुप है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, आपकी कम होगी। तो ये आपका चिलेशन था जो हम फर्स्ट पार्ट था जो कि हम पढ़ चुके हैं।
यहाँ पर एक नोट और आप लिखोगे, नोट है कि 3 और 4 मेंबर्ड रिंग इज मोस्टली अनस्टेबल। ये आगे काम आएगा कि अगर कोई 3 या 4 मेंबर की रिंग है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, आपकी कम होती है। उसके बाद फिर जो सेकंड पार्ट हमने इसके अंदर पढ़ना था वो था फ्लेक्सिबल लिगेंड्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि अगर कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है तो वो अलग अलग डेंटिस्टी शो करता है इन डिफरेंट एलिमेंट, इन डिफरेंट कम्प्लेक्सेस। तो आप उसको क्या बोलोगे, फ्लेक्सिबल लिगेंड्स। ए पॉलीडेंटेट लिगेंड्स विच शो द डिफरेंट डेंटिस्टी इन डिफरेंट कम्प्लेक्स इज नोन एज द फ्लेक्सिबल लिगेंड्स। मैं एक बार लिख देता हूं कि ए पॉलीडेंटेट लिगेंड्स which have different dentistry in different complexes is known as flexible ligand। उसको आप क्या बोलोगे, फ्लेक्सिबल लिगेंड्स बोलोगे। लेकिन एक बात है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लेकिन एक पॉलीडेंटेट लिगेंड्स किसी एक कॉम्प्लेक्स के अंदर उसकी डेंटिस्टी क्या होती है, फिक्स है, वो अलग अलग नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पर एक नोट लिखवाता हूँ, ध्यान से सुनना आप। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी कि फ्लेक्सिबल लिगेंड्स कौन से होते हैं, ऐसे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जिनकी डेंटिस्टी अलग अलग कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग होती है। लेकिन ये बात ध्यान से सुनना आप कि जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है, अगर वो किसी एक कॉम्प्लेक्स की बात हम कर रहे हैं तो उसमें उसकी डेंटिस्टी क्या होती है, फिक्स है। नोट डाल के आप ये बात यहाँ पर लिख सकते हो कि ए पॉलीडेंटेट लिगेंड हैव फिक्स्ड डेंटिस्टी इन सेम कॉम्प्लेक्स। कि अगर मैं किसी एक कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ, मैं एक की, तो उसमें जो डेंटिस्टी है वो क्या होगी, फिक्स होगी। अब हम फ्लेक्सिबल लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं तो एक एग्जांपल था EDTA। जो EDTA है वो हेक्साडेंटेट का भी काम करता है, वो पेंटाडेंटेट का भी काम करता है और ये टेट्राडेंटेट का भी काम करता है। लेकिन किसी एक कंपाउंड में वो किसका काम करता है, मान लिया कि मेरे पास है ये कोई कंपाउंड है ए में यहाँ पर इसकी जो डेंटिस्टी है वो 6 है, मान के चलता हूँ मैं। तो एक कंपाउंड की बात मैं अगर कितनी भी बार करूँगा तो इसमें जो डेंटिस्टी है वो क्या है, इसकी फिक्स। हाँ, अलग अलग कंपाउंड के अंदर इसकी डेंटिस्टी क्या हो सकती है, वो अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर मान लिया कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है CO। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर COEN। इस प्रकार का कंपाउंड है EN। और यहाँ पर जोड़ देते हैं हम सल्फेट SOO। इस प्रकार जोड़ देते हैं और इसके ऊपर जो चार्ज ले लेते हैं हम, ले लेते हैं -1 चार्ज। तो यहाँ पर ये कंपाउंड है आपका, और इस कंपाउंड के अंदर जो इसकी जो डेंटिस्टी है वो क्या है, अलग अलग है। मान लें कि मैं यहाँ पर सल्फेट की बात करता हूँ तो सल्फेट की डेंसिटी यहाँ पर क्या है कि वो 2 है। और एक दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं। मान लें कि एक एग्जांपल ले लिया इस प्रकार का कि COOSOO और यहाँ पर ले लिया NH3 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 और यहाँ पर है 0 चार्ज।
तो एक कंपाउंड दे रखा है, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कंपाउंड दे रखा है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर सल्फेट की। जो सल्फेट लिगेंड्स है वो भी दो काम करता है, वो मोनोडेंटेट का भी काम करता है और बाईडेंटेट का भी काम करता है। तो उसके एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो सल्फेट है वो बाईडेंटेट का काम करता है, जबकि यहाँ पर वो किसका काम करता है, वो काम कर रहा है यहाँ पर मोनोडेंटेट का। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये मोर स्टेबल है, जबकि ये लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पर जो सल्फेट है आपका, सल्फेट 1 2 3 4 सल्फेट 4 मेंबर्ड रिंग बनाता है। और आप पढ़ चुके हो कि जो 4 मेंबर्ड रिंग होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है आपकी, कम होती है एज कंपेयर टू 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये आपके कंपाउंड थे। ये सेकंड जो डेफिनेशन थी वो था फ्लेक्सिबल लिगेंड्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो थर्ड है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन आती है उसकी बोर्ड के अंदर, और वो है एम्बीडेंट लिगेंड्स। एम्बीडेंट लिगेंड्स कौन से हैं? मान ली मैं एग्जांपल लेके फिर डेफिनेशन लिखवाता हूँ। CN है, साइनाइड, साइनाइडोम इसको बोलते हैं। अगर CN है, अगर ये मेटल के साथ C के साथ जुड़ता है तो हम इसको साइनाइड बोलते हैं। अगर ये N के साथ जुड़ जाता है तो इसको हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं, या साइनाइडो। लेकिन जो न्यू नोमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग जिस सिंबल के साथ जुड़ता है वो सिंबल लिख देते हैं, नाम वही लिख देते हैं। यानी कि हम इसका क्या लिखेंगे, साइनाइडो N लिख देते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा मोनोडेंटेट लिगेंड्स यानी कि जुड़ेगा एक तरफ से, ऐसा मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम है लेकिन जुड़ता वो एक ही से है, या तो वो कार्बन से जुड़ेगा या नाइट्रोजन से जुड़ेगा। ऐसे लिगेंड्स को आप क्या बोलते हो, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आप उसको बोल देते हो। एम्बी का मतलब 2 है, तो ध्यान देना मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ कि दोज मोनोडेंटेट लिगेंड्स which have more than one donor atom। लेकिन डोनर एक से ज़्यादा डोनर एटम है लेकिन देगा एक ही। तो मैं एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं यहाँ पर CN का, और भी एग्जाम्पल है इसमें, वो देखो आप। तो देखो एक लाइन हो रहा है यहाँ पर कि अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा है आपका जिसमें हम क्या करते हैं कि O है, O को हटा के हम सल्फर जोड़ देते हैं तो उसके नाम में थायो जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है उसमें, थायो। दोबारा मैं इसका एक बार नाम बता देता हूँ। अकॉर्डिंग देखो CN है, हमने इसका नाम कर लिया, क्या नाम था, साइनाइड या साइनाइडो। फिर NC, अगर N उल्ट जाता है तो इसको बोल देते हैं आइसोसाइनाइडो। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अब ये है O लगा हुआ है, इसको हम बोल देते हैं साइनेट या साइनेटो। अब मैं बात बताता हूँ कि अगर मैं ऑक्सीजन हटा के सल्फर जोड़ देता हूँ तो उसके नाम के साथ में क्या जुड़ जाता है, थायो। तो इसको आप क्या बोलोगे, थायोसाइनेटो। तो ये सारे के सारे, ये दोनों आपका, ये किसका काम करते हैं आपके, इसके साथ अगर दूसरा ले लेता हूँ मैं NCO, ये एक बार तो ये O से जुड़ जाएगा, एक बार N से जुड़ जाएगा, ये भी एक बार N से जुड़ जाएगा और एक बार S से जुड़ जाएगा। तो ये आपके क्या हैं कि एम्बीडेंट लिगेंड्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं NO2, इसको हम नाइट्रो बोल देते हैं। अगर ONO जाता है तो इसको हम बोलते थे नाइट्रीटो, लेकिन अब आप इसको बोल देते हो नाइट्रो, और सिंबल है O, और इसमें क्या लिख देते हो आप, N। तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, एम्बीडेंट लिगेंड्स आपके कहलाते हैं, कि जो दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं।
लेकिन जुड़ेंगे एक तरफ से, तो आपके क्या कहलाए वो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स वो कहलाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, एक बात ध्यान में आ गई यहाँ पर देखो आपको कि सल्फेट आपका, इसे लिंक नहीं है उसका, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। अगर मैं इस सल्फेट में से एक ऑक्सीजन, इसको इस प्रकार बना लेते हैं, मान लिया ये है, तो मैं एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर लगा देते हैं, तो इसको आप बोलते थे सल्फेट या सल्फेटो, तो इसका नाम क्या आ गया, इसका नाम आ गया थायोसल्फेटो। तो वो बात बता रहा था मैं कि ऑक्सीजन हटा के अगर हम सल्फर जोड़ते हैं तो क्या जुड़ जाता है, थायो, तो थायोसल्फेटो आप इसको बोल दोगे। उसके बाद है फोर्थ टाइप, वो डी कौन सा आपका, डी है ब्रीजिंग लीजेंड। ब्रीजिंग लीजेंड्स, ब्रीजिंग लीजेंड्स कौन से हैं, मान लिया कि कोई एग्जांपल है मेरे पास H2O4 CO NH2 OH Cr NH3 4 और SO4 की ट्वाइस। मान लिया कि ये कंपाउंड है, कोई भी वैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें। तो ब्रीजिंग लिगेंड्स कौन से हैं, असल में जो ब्रीजिंग लिगेंड्स है वो आपके मोनोडेंटेट होते हैं और दोनों तरफ से सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ जुड़ते हैं या फिर मेटल के साथ जुड़ते हैं। यानी यहाँ पर ये आपका क्या है, ब्रीजिंग लिगेंड्स, और ये क्या है यहाँ पर ब्रीजिंग लिगेंड्स। तो इस प्रकार हम ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशल बिहेवियर हम इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो पार्ट आपके कौन से आए थे, चिलेटिंग लिगेंड्स, उसके बाद सेकंड है फ्लेक्सिबल लिगेंड्स, और थर्ड जो हमने किया एम्बिडेंट लिगेंड्स, और फोर्थ था जो कि ब्रीजिंग लिगेंड्स। उसके बाद है लास्ट की जो क्लासिफिकेशन है इसकी, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड्स। तो इसके बेस पे भी हम क्या करते हैं कि लिगेंड्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 ऐसे लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन देते हैं जिनके पास डोनर एटम मौजूद है लेकिन उनके पास कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल भी हैं, यानी जो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ऐसे ये क्या करते हैं कि जो लिगेंड्स है पहले अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे देते हैं और मेटल भी क्या करता है कि इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यानी कि दोज लिगेंड्स, डेफिनेशन लिखवाता हूँ मैं, या दोज लिगेंड्स which have donor atom as well as vacant pi orbital, या यहाँ पर हम ऑर्बिटल भी लिख देते हैं पाई ऑर्बिटल। तो एक तो ये हो गए कि ऐसे लिगेंड्स जो अपने इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और साथ में कुछ लिगेंड्स के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, वो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। यानी कि पहले क्या करते हैं कि वो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, फिर मेटल भी कुछ इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। तो उसके बेस पे हम बात करते हैं यहाँ पर। फिर सेकंड यहाँ पर आते हैं दोज लिगेंड्स which does not have vacant pi orbital, कुछ ऐसे कंपाउंड भी है जैसे कि H2O जिनके पास वैकेंट पाई ऑर्बिटल नहीं होते, ऐसे भी लिगेंड्स हमारे हैं। उसके बाद जो लास्ट का है एक इसके अंदर कि दोज लिगेंड्स which does not have lone pair but have pi electron, कि ऐसे लिगेंड जिनके पास
लोन पेयर नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लेके एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं बेंजीन का। तो इस प्रकार हम इसकी क्लासिफिकेशन या लिगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि हमने जो आज पढ़ लिया वो क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम, और सेकंड पार्ट है उसका लिगेंड्स। लिगेंड्स की हमने क्लासिफिकेशन भी की। तो लिगेंड्स के जो नाम आते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, आसान भी है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लिया कि मेरे पास फिनाइल है, इसको फोस्फिन भी बोलते हैं, फोस्फिन है ये। एक अगर मैं हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर ये जोड़ देता हूँ फिनाइल ग्रुप ऐसे C6H5, यानी 3 जोड़ देता हूँ C6H5 C6H5, तो इसका नाम आता है ट्राइफिनाइल फोस्फीन। तो इस प्रकार आपको लिंक बना के एक लिगेंड्स दूसरे लिगेंड्स इस प्रकार आपको याद करना है। यहीं तक आज आपने करना है।